हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। आज हम लोग डिस्कस करते हैं पीएबीटी नीट का वीडियो सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के लिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। बच्चों, पीरियोडिक टेबल के अंदर 51 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स प्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द गिवन ऑक्साइड्स। बेटा, हमको पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्साइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, आपको पता है कि सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड। पोटेशियम इसके नीचे आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बहुत ही सटल सा है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है वो बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है। तो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से ये ऑर्डर जो है वो सही होगा। इसका एग्जैक्टली उल्टा ऑर्डर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लगाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इज़ द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड्स। ठीक है, तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूँ तो K2O से बड़ा, सोडियम ऑक्साइड से बड़ा, मैग्नीशियम ऑक्साइड से बड़ा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। अच्छा, तो K2O, इससे रिवर्स में हम लोग जो ऑर्डर लिखेंगे बेटा वो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। K2O इज ग्रेटर देन Na2O इज ग्रेटर देन MgO इज ग्रेटर देन Al2O3। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है पोटेशियम ऑक्साइड के लिए। अच्छा बेटा, आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें पोटेशियम ऑक्साइड के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है, तो एकदम इजी सा सवाल है, ऑप्शन ए वुड बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाइएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा, हाइएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो निकालने के लिए एंथैल्पी की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मैं बात करूँ, मैं Cr2+ का कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ। Cr2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा बेटा आर्गन। ऐसे तो कन्फिग्रेशन है 4s1 3d5, पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है इसीलिए 4s0 3d4 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से वेनेडियम 2+ STV, मतलब वेनेडियम 23 नंबर पे है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4s0 3d3। अच्छा, उसी तरह से Mn2+ की अगर मैं बात करूं तो आर्गन 4s0 3d5। आयन Fe2+ की मैं बात करूं तो आर्गन 4s0। आयन का एटॉमिक नंबर एक्चुअली बेटा आपको पता है कि 26 होगा, तो इसका मतलब है 4s2 3d6 होता है, तो 2+ निकालेंगे तो यहाँ पे ये। ठीक है बेटा, तो ये हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमारे पास। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर मैं लिख देता हूँ STVC, मतलब 24, इसका 23, इसका 25 और इसका 26, और सब में से 2-2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है, तो यहाँ पे 4, 3, 5 और 6। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो नाउ वी वांट टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे चाहिए होगी? नेचुरली जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3d5, 3d सब शेल बेटा हाफ फिल्ड होने की वजह से इट इज़ क्वाइट स्टेबल, तो इसका मतलब है अभी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको Mn2+ को देनी पड़ेगी। तो दिस एक्चुअली इज़ ऑल्सो नोन एज द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज। ठीक है बेटा, तो मैंगनीज का थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आयनिक रेडियाई ऑफ O2-, F-, Na+ एंड Mg2+ आर इन ऑर्डर। ठीक है बेटा, आपको पता है कि जैसे जैसे एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है वैसे वैसे रेडियस कम होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में बेटा सबसे ज़्यादा रेडियस माइनस चार्ज जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे होगा, सबसे कम जहाँ पे प्लस चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे होगा। तो आयनिक रेडियस का ये ऑर्डर है, O2- इज़ ग्रेटर देन F- इज़ ग्रेटर देन Na+ इज़ ग्रेटर देन Mg2+।
O2 माइनस इज ग्रेटर देन F माइनस इज ग्रेटर देन Na प्लस इज ग्रेटर देन Mg2 प्लस। ठीक है बेटा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा 53 नंबर का। चलिए 54 करते हैं। हाउ डज द एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स इन एन एटम वेरी फ्रॉम लो टू हाई वैल्यूज ऑफ n? n एक्चुअली स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा ये हम लोग सेकंड चैप्टर में भी पढ़ गए थे कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इसका मतलब है जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी गैप कम होता जाएगा। वैसे भी सेकंड चैप्टर में हम लोग जानते थे कि E1 और E2 के बीच का गैप ज़्यादा होता है, फिर उससे कम गैप E2 और E3 के बीच में होगा, एकदम कम गैप E3 और E4 के बीच में होगा। मतलब जैसे जैसे बॉटम से टॉप पे जाएंगे बेटा वैसे वैसे एनर्जी के गैप्स कम होते जाते हैं। ठीक है, तो ऑल एनर्जी गैप्स आर सेम, नहीं ये सही नहीं है। द एनर्जी गैप डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एन वैल्यू। ठीक है बेटा, ये चीज़ आप बोल सकते हैं कि n का वैल्यू जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी का गैप कम होता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, तो दैट्स वाई सी ऑप्शन तो सही नहीं है, ये तो पहले से ही गलत था। और एनर्जी गैप चेंजेस अनप्रेडिक्टेबल, नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता है क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन फार्मूला। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज़ मिनिमम कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, सबसे कम कोवेलेंट रेडियस किसका है? रेडियस का ट्रेंड बेटा आपको पता है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए रेडियस जो है वो कम होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हुए रेडियस जो है वो बढ़ता है। अगर इसको मैं पीरियोडिक टेबल की तौर पे अरेंज कर दूं तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन के नीचे ही सिलिकॉन हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो रेडियस जो है वो कम होगा और कार्बन की कंपैरिजन में सिलिकॉन की रेडियस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एकदम बात क्लियर है। सबसे कम जो रेडियस है, देखो सिलिकॉन से कम कार्बन का है, पर कार्बन से भी कम जो है रेडियस आपको नाइट्रोजन का देखने को मिलेगा। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि द लीस्ट रेडियस बिलोंग्स टू नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन सी चेन्नई वुड बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 56 ले लेते हैं। Which of the following set of atomic numbers correspond to elements of group 16? ठीक है बेटा, 16 ग्रुप का मतलब होता है काल्कोजेंस। काल्कोजेंस का अगर मैं लिस्ट लिख दूं, ओ स्टाइल से टेपो लिखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ऑक्सीजन का सल्फर का है 16। ठीक है, सेलेनियम जो है, सेलेनियम का नंबर हो जाएगा इसमें प्लस 32 और 18 कर देंगे, प्लस 18 कर दो और, तो इसका नंबर जो है वो हो जाएगा 24, 34। इसमें और प्लस 18 कर दो, 42, 52 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नंबर से ज़रा पहले चेक कर सकते हो। देखो 8 आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें ये 32 है, ये नहीं चलेगा। ये देखो सी ऑप्शन में 8, 16, 34 और 52, ये एक्चुअली सक्सेसिवली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम के एटॉमिक नंबर्स है बेटा। ठीक है, तो काल्कोजेंस ग्रुप 16 की लिस्ट में ये फिट बैठता है, ऑप्शन सी चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 टू विच ऑफ द फॉलोइंग एटम द अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट डिफिकल्ट। बेटा ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी वैल्यू लगभग 0 होती है फॉर ऑल द इनर्ट गैसेस, उसकी वैल्यू नियरली 0 होती है फॉर ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 2, और उसकी वैल्यू 0 से थोड़ी ही बड़ी होती है फॉर ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 15 दैट आर निकोजेंस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वो वाले एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ज़रा देखो, सबसे डिफ़िकल्ट जहाँ पे अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे सबसे कम एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के तौर पे। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के तौर पे कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, ऑप्शंस देखते हुए रेडॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और रेडियम में बेटा आप समझ सकते हो कि रेडॉन जो है, रेडॉन एक्चुअली हैपन्स टू बी एन इनर्ट गैस। ठीक है, तो इनर्ट गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता है और लगभग उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी 0 ही कंसीडर की जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग को आंसर जो है वो मिलेगा ऑप्शन ए, रेडॉन। चलिए 58 लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो बेटा आपको ये बात एकदम क्लियर है कि जनरली एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा तब होता है जब उसके पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमको एक्चुअली एनर्जी जो है वो इनपुट डालना पड़ता है। इसके लिए वी हैव टू सप्लाई एनर्जी टू इट।
ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ये लगभग एल्यूमिनियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। अच्छा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है ये फॉस्फोरस का दिख रहा है, ये सिलिकॉन का दिख रहा है, ठीक है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है 4s2 3d10 और 4p2, ये एक्चुअली आपको दिख रहा है जर्मेनियम का, बिकॉज ये एटॉमिक नंबर हो गया 18, 28 और 30 और 2 32, ठीक है ना बेटा। कॉपर जिंक का नंबर 30, उसके बाजू में गैलियम, उसके बाजू में जर्मेनियम, तो ये जर्मेनियम है बेटा। तो बस इसमें आपको हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का बात करूँ। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, उसको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर अरेंज कर दूँ तो आई थिंक ट्रेंड के हिसाब से आप आंसर ज़रा जल्दी दे पाएंगे। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक है, और सिलिकॉन के नीचे ही जर्मेनियम आएगा। बेटा आपको पता है कि जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज़ जो हैं पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हुए जनरल ट्रेंड है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है। ये ट्रेंड जनरल इस तरह से है, थोड़े बहुत आगे पीछे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, पर ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम ही होगी। चलो, इसमें सबसे आपको हाईएस्ट चाहिए था तो जर्मेनियम इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो आउट ऑफ क्वेश्चन, और सिलिकॉन और फॉस्फोरस के अंदर ऑफ कोर्स फॉस्फोरस जो है वो काफ़ी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन माना जाएगा बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड 3p सबशेल। 3p सबशेल क्योंकि यहाँ पे हाफ फिल्ड है तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काफ़ी स्टेबल माना जाएगा। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपको नंबर 58 में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू। अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम की बात चल रही है बेटा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो गैसियस स्टेट में एटम को देने से उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए और पॉजिटिवली चार्ज आयन बने। मान लो मैं एक एटम ले लेता हूँ A, तो आप उसको ऐसी कौन सी एनर्जी दोगे कि जिसमें से आपको A+ मिले और इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम। तो बेटा ये जो है बेसिकली उसको आप कैटायन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट द बैकवर्ड रिएक्शन, इसका जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसमें A+ एक इलेक्ट्रॉन पा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और थोड़ी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। और बेटा आपको पता है कि जब एक एटम या फिर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करे वो वक्त पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, खाली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसके और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साइन में ऑपोजिट साइन आपको देखने को मिलता है ड्यू टू थर्मोडाइनमिक कन्वेंशन। ठीक है, चलिए, तो ये अपना हो गया है बैकवर्ड रिएक्शन जो है उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द कैटायन। ये जो ऑप्शन है ए ऑप्शन वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The correct sequence which shows decreasing order of the ionic radii of the element। ठीक है बेटा, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें भी सारी स्पीशीज जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिख रही है। तो सबसे जो बड़ा रेडियस है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गेन होगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा, आपको पता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होगा वैसे वैसे रेडियस कम होगा। तो सबसे छोटी साइज़ का रेडियस यहाँ पे Al3+ में होना चाहिए और सबसे बड़ी साइज़ का जो रेडियस है वो O2- में होना चाहिए। ये देखते हुए Al3+ और O2- को देखते हुए सबसे बड़ा रेडियस फॉर O2- और सबसे छोटा रेडियस फॉर Al3+। तो ये जो ऑप्शन है डी ऑप्शन दिल्ली वो सही है। ठीक है, चलिए 61 लेते हैं। द आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम ऑफ नाइट्राइड, ऑक्साइड एंड फ्लोराइड रिस्पेक्टिवली आर डैश। अच्छा बेटा, इसमें भी एक्चुअली आप ऐसा मत सोचना कि ये रेडियस कैसे डिसाइड होता है, ये तो खाली एक सीक्वेंस आपको डिसाइड करना है बस, और कुछ नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात है तो आप समझ सकते हैं कि जो नाइट्राइड है N3- उसके लिए रेडियस सबसे बड़ा होगा, ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी, इसके बाद ऑक्साइड के लिए और उसके बाद फ्लोराइड के लिए। ठीक है, मतलब पहले की जो वैल्यू होगी नाइट्राइड वाली वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, फिर वो थोड़ी सक्सेसिवली कम होती जानी चाहिए। ठीक है, तो 1.71, 1.40 और 1.36। ठीक है, तो ये हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये ऑप्शन अपना आंसर हो गया। बाकी किसी में भी ऐसा ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हो गया। अच्छा,
मतलब एकदम बड़ी फिर छोटी और फिर छोटी, इस तरह का आपको नंबर्स चाहिए, तो वो ऐसा और कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए शुड बी द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A large difference between fourth and fifth ionization energies indicate the presence of। अच्छा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद अगर वो इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है तो ही उसकी फिफ्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक बड़ा जंप देखने को मिलता है। तो फोर्थ और फिफ्थ में जब बड़ा जंप देखने को मिले तो इसका मतलब हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कोई कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इस तरह का कुछ कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, जैसे कि सिलिकॉन का एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा 3s2 3p2, तो कुल मिला के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो उसमें से एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो 4 निकलने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा ना बेटा, तो वो एकदम नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन बन गया। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में से फिर अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बस ये हिसाब से ऑप्शन सी वुड बी द आंसर, यहाँ पे हर तरीके से सही है। अच्छा, स्मॉलेस्ट इन साइज इसमें से कौन सा है, ये आपको पूछा है नाइट्राइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड और Na+ के लिए। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ये डिटर्मिनेशन बहुत ही ईजी सा है। आपको खाली ये देखना है कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है वो छोटे होंगे साइज़ में, और जैसे जैसे नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होगा तो उसका -1, -2, -3 चार्ज होते होते रेडियस बढ़ता जाएगा, आयनिक रेडियस। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो है वो ये Na+ होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ दिख रहे हैं। ऑलराइट, अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ ना हो तो फिर आपको नंबर ऑफ शेल्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे, पर यहाँ पे चारों चार आप जानते हैं कि दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो फिर हमारा आंसर चार्ज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, होपफुली सही होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। Among the following configurations, the element which has the highest electron affinity is dash। अच्छा बेटा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू है वो जनरली हेलोजेंस के लिए होता है। ठीक है, हाईएस्ट का वैल्यू हेलोजेंस के लिए। हमने थोड़ी देर पहले बात किया लोएस्ट के लिए। लोएस्ट के लिए हमने बात किया ग्रुप 18 का 0, उसके बाद नियरली 0 फॉर ग्रुप 2, 0 से थोड़ा ही बड़ा होता है ग्रुप 15 के लिए। ये वाला सीक्वेंस हम लोगों ने फॉलो किया था। अभी आगे बात करते हैं। चलिए, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इसके अंदर किस में देखने को मिलेगा? अच्छा, अरे तो डॉन बैठा हुआ है यहाँ पे यार। आप अगर देखेंगे तो ये क्या है, नियॉन 3s2 3p5, ये तो क्लोरीन है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द हाईएस्ट, तो इसकी वजह से यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं दूसरे ऑप्शंस कोई चेक भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दुनिया में हम बोलते हैं कि फ्लोरीन F, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा 65 लेते हैं बेटा। ऑलराइट, तो इसमें सवाल है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल बिटवीन हीलियम प्लस एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम प्लस के बीच में आयनाइजेशन पोटेंशियल का कंपैरिजन करना है। अच्छा, हाइड्रोजन और हीलियम प्लस दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है बेटा, पर आप समझते हैं क्योंकि हीलियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसकी वजह से उस पर जो रेडियस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे भी हाइड्रोजन और हीलियम एक ही पीरियड में लेफ़्ट राइट पर लोकेटेड है, तो हम जानते हैं कि जनरली पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर रेडियस तो कम ही होता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक वो कंसीडर किया जा सकता है। दूसरा फैक्टर, आप पॉजिटिवली चार्ज जब बनता है एक आयन तो उसमें साइज़ कम ही हो जाएगी। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो हीलियम प्लस का रेडियस छोटा है कंपेयर टू हाइड्रोजन का रेडियस, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का रिलेशन रेडियस के साथ इन्वर्स होता है। दैट मीन्स लोअर द रेडियस हायर द आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे हीलियम प्लस का आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो दैट्स व्हाट वी कैन से, हीलियम प्लस के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन से ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 60 द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इज इनवेरिएबली हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल।
देखो बेटा, एक्चुअली एक बार तुम आयोनाइज अगर कोई एटम को कर देते हो तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है दैट इज स्मॉलर इन साइज, तो डेफिनेटली उसको सेकंड टाइम आयोनाइज करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड इट विद मोर एनर्जी। तो हमेशा सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा, और उसी तरह से IE3 की वैल्यू IE2 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स एटम, हाँ ये बात तो सही है, लागू पड़ती है। easier to remove an electron from cation, ionization is endothermic process, none of the above। ठीक है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बेस्ट सूटेड रीज़न जो है, ठीक है, वो होगा कि साइज ऑफ द कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स एटम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The size of isoelectronic species Cl minus, Ar and Ca2 plus is affected by principal quantum number of the valence shell, azimuthal quantum number of the valence shell, electron-electron interaction in the outer orbitals, nuclear charge। ठीक है बेटा, तो इसमें अच्छा ये बात आप यहाँ पे सीधी सी बात है कि एक्चुअली Cl माइनस की साइज इसमें सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटा Ca2 प्लस होगा, तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है दैट इज़ द न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि आयनिक रेडियस और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो क्योंकि Cl माइनस का रेडियस ज़्यादा है तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि भाई Z इफेक्टिव की वैल्यू इज़ लेस, तो इसी वजह से, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि Cl माइनस इज़ ग्रेटर देन Ar इज़ ग्रेटर देन Ca2 प्लस। तो ये रेडियस का ट्रेंड जो है दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। तो बेस्ट सूटेड रीज़न यहाँ पे आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस इज द न्यूक्लियर चार्ज, या फिर उसको बोल सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं 68। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, नाइट्रोजन हैज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इन द ग्रुप। अच्छा, ये बच्चों समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन टू आयोडीन इन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, ये वाली बात कुछ गड़बड़ है, बिकॉज आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड में थोड़ा आगे पीछे होता है। मतलब अगर हैलोजेंस की मैं बात करूँ, ग्रुप 17 एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें बेटा एक्चुअली फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कंपैरिजन में ये ज़्यादा मोर नेगेटिव होती है। ठीक है, फिर Br और सबसे लास्ट में आयोडीन। तो यहाँ पे ऐसा इनवेरिएबली नहीं बोल सकते कि टॉप टू बॉटम जाते हुए ये कम ही हो रही है या बढ़ ही रही है, क्योंकि इसमें ट्रेंड में थोड़ा आगे पीछे है, रिवर्सल है। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वन, ये सही नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बात तो सही है, आपको पता है कि सारे एलिमेंट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्लोरीन की है, ये करेक्ट है। नाइट्रोजन हैज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बात भी हकीकत है, 15th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू तो नेचुरली ही एकदम कम होगी। ठीक है, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बात भी सही है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जैसे पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, रेडियस कम होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। ठीक है, तो हर तरीके से देखते हुए ये जो ऑप्शन है अपना C, वही इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर ट्रेंड में थोड़ा आगे पीछे होता है, एकदम यूनिफॉर्म सा ट्रेंड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन C इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमको इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब एनर्जी जो हम गैसियस एटम को देते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम लोग गैसियस एटम को देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक रेडियाई। नहीं, ये बात एक्चुअली सही नहीं है। आपको पता है कि रेडियस और आयनाइजेशन पोटेंशियल का इन्वर्स में नाता है, मतलब अगर रेडियस कम होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। रिमेन्स कांस्टेंट विद द चेंज इन एटॉमिक रेडियाई, नहीं, ये भी गलत है। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, नहीं, रेडियाई जब बढ़ता है, जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। बेटा यहाँ पे ये वाला ट्रेंड हमेशा ध्यान में रख लेना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और रेडियस दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
तो इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडिया, यस रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, ये वाली बात सही है। ग्रुप के अंदर ऐसा ही होता है टॉप टू बॉटम जाते हुए। ठीक है, चलिए 69 हुआ। 70 की बात करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ द एलिमेंट सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड फॉस्फोरस इज डैश। ठीक है, इंक्रीजिंग रेडियस का ऑर्डर हमको लिखना है। ठीक है, अच्छा बेटा पहले तो इसको हम लोग थोड़ा पीरियोडिक टेबल में जो उसकी पोजीशन है वो हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। सोडियम, ठीक है, फिर एक आध छोड़ के एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन और फिर फॉस्फोरस। ऑलराइट, तो रेडियस का ट्रेंड तो सीधा सा ही है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए पीरियड में रेडियस जो है वो कम होता है, तो उसमें तो मतलब में कोई दो राय नहीं है। तो सबसे बड़ा जो रेडियस है वो सोडियम का है, सबसे छोटा फॉस्फोरस का है, और ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है बेटा, एक ही ऑप्शन है जिसमें सोडियम का रेडियस सबसे बड़ा और फॉस्फोरस का रेडियस सबसे छोटा है, दैट इज़ बी, बेंगलोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 71 लेते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम बिकॉज, बेटा बोरॉन और बेरिलियम में आपको पता ही है कि बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में से निकालने होते हैं, और बोरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे, नियॉन का लिख दिया, तकनीकी खराबी, हीलियम लिखना है, और यहाँ पे 2s2 और 2p1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेटा, हीलियम 2s2 2p1। ठीक है, तो भी बोरॉन में इलेक्ट्रॉन 2p में से निकालने होते हैं और बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में से निकालने होते हैं। अब s सब शेल जो है बेटा उसकी ऑर्बिटल्स ज़्यादा पेनिट्रेशन प्रोवाइड करती है, बिकॉज ऑफ मोर पेनिट्रेशन उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज़ थोड़ी हाई होगी। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन s सब शेल में से निकालना है तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p। ठीक है, चलिए, तो बेरिलियम हैज़ हायर न्यूक्लियर चार्ज देन बोरॉन। बेरिलियम का क्या न्यूक्लियर चार्ज बोरॉन से ज़्यादा है? नहीं। बेरिलियम हैज़ लोअर न्यूक्लियर चार्ज देन बोरॉन। अच्छा, ये दोनों पॉइंट एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी है। अच्छा, दूसरी बात, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन ऑक्यूपाइज अ 2p ऑर्बिटल। हाँ, ये रीज़न एक्चुअली ज़्यादा एप्ट लग रहा है क्योंकि बोरॉन के अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाला रीज़न चारों में से बेस्ट ऑफ 4 कंसिडर कर सकते हैं। 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन आर डीजनरेट नहीं, एक्चुअली डीजनरेट 2p की 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होती है। हालांकि बोरॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन तो एक ही 2p ऑर्बिटल में, और वो रीज़न का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, और 2s में तो एक ही ऑर्बिटल है तो उसमें डीजनरेसी का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, तो 71 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 72 लेते हैं। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120, अच्छा ये ढूंढा नहीं गया अभी तक, ढूंढा जाएगा फ्यूचर में, तो क्या? अच्छा, तो विल बी अ एन डैश। ठीक है बेटा, आपको पता है कि अगर 118 की बात करो तो 118 वाला एलिमेंट जो है दैट इज़ एन इनर्ट गैस। ठीक है ना, वो क्या है? इनर्ट गैस है बेटा। तो उसके बाद का जो एलिमेंट होगा 119 वो ग्रुप 1 में आएगा, ये ग्रुप 18 की बात थी। और ग्रुप 2 के अंदर क्या आएगा बेटा? 120 आएगा। तो ग्रुप 2 का 120 जो है वो क्या है बेटा? इट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 73, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज डैश। ठीक है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की तरफ हमको उसको अरेंज करना होता है। ठीक है, चलिए, तो Ca2+, इससे ज़्यादा रेडियस जो है वो K+ का, फिर Cl- का, और फिर S2- का। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन सी जो है उसमें ये ऑर्डर अपने को देखने को मिलता है। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे आयनिक रेडियस वाले ट्रेंड के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए, तो होपफुली आपने अच्छे से कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74, द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू फॉर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज डैश। It reflects the sequence of filling electrons in the order of sub-energy levels SPDF. It helps to predict the stable valency states of the elements. It reflects trends in physical and chemical properties of the element. Actually बेटा ये तीन पॉइंट ही वैलिड ही है। तीन पॉइंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लॉन्ग फॉर्म के लिए हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 75 लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स, द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर z के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। ऑल राइट, आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऐसा बोलता है दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर मतलब ये बोल रहा है कि अलग एक सेम ग्रुप में ना हो ऐसा कुछ। जैसे लिथियम और सोडियम जो है वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ना पी ऐसे सब के बीच में ये दोनों निकोजन्स हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, ये दोनों अल्कलाइन अर्थ है। अच्छा, ये ऑक्सीजन और एस्टेटीन जो है दे डोंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, दे डोंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऑलराइट, तो इसकी वजह से ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये इनकरेक्ट पेयर है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 16 और एस्टेटीन जो है दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर द आयनिक रेडियाई Ti4+ और Mn+7, अच्छा ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पर यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है तो इसका रेडियस कम होगा। ये ट्रेंड उल्टा दे दिया। अच्छा, यहाँ पे भी देखो ज़रा, Cl- चार्ज है, यहाँ पे K+ है तो इसका रेडियस Cl- का ज़्यादा होना चाहिए था, ये भी गलत है। O- एंड O2-, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका रेडियस बड़ा होना चाहिए था, ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन देखो, P3+ और P5+। अच्छा बेटा, यहाँ पे जैसे जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज होता जाएंगे वैसे वैसे रेडियस कम होता जाएगा, तो 3+ की कंपैरिजन में 5+ यहाँ पे जो है तो P5+ का रेडियस कम होगा P3+ से, ये तो पॉइंट सही है। ऑप्शन डी इज़ द आंसर। चलिए 78 लेते हैं। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम एग्जिबिट मैनी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू ईच अदर ड्यू टू विच रीज़न। ठीक है बेटा, आपको पता है ऐसे तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। अगर आप देखो तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, हाँ, और बोरॉन, एल्यूमिनियम, तो इसमें इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि उसमें रेडियस थोड़ा सिमिलर सा होता है, तो इसी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप हमको देखने को मिलेगी। दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़, तो हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम और एल्यूमिनियम की काफ़ी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। चलिए 79 ले लें। द आयनिक रेडियाई ऑफ लिथियम प्लस, बेरिलियम 2+ एंड बोरॉन 3+ फॉलो द ऑर्डर। अच्छा बेटा, जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेडियस कम होगा, तो दैट मीन्स लिथियम प्लस जो है वो सबसे बड़ा है, उसकी कंपैरिजन में बेरिलियम 2+ छोटा होगा, और सबसे छोटा जो है वो है बोरॉन 3+। तो यहाँ पे हर तरीके से आई थिंक ये ऑप्शन डी सही है। बोरॉन 3+ का रेडियस सबसे छोटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ ले। नंबर 80 पे आ जाते हैं। द एलिमेंट विथ विच द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड इज डैश। अच्छा बेटा, आपको पता है ये तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, 3D की बात चल रही है। 3D के अंदर एक्चुअली जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है वो है मैंगनीज। मैंगनीज एक्चुअली +2 से लेकर +7 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है बेटा, तो इसकी वजह से मैंगनीज वाला कॉन्फ़िगरेशन अगर दिख जाए तो काम बन जाए हमारा। मैंगनीज इज़ एटॉमिक नंबर 25, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d5, तो 4s2 3d5 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑलराइट, ऑप्शन 1 वुड बी द आंसर। चलिए आगे बढ़े, नंबर 81 पे आ जाते हैं। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर डैश। अच्छा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन रहा है, अब उसकी बात चल रही है। अच्छा, बोरॉन प्लस, बेरिलियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस और एल्यूमिनियम प्लस, इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखता हूँ। इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात है, इस तरह से कुछ। ठीक है, अच्छा अच्छा, बोरॉन प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s2, बेरिलियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s1, मैग्नीशियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s1, एल्यूमिनियम का है 3s2। ठीक है, इसमें से अभी देखो
आपको मैक्सिमम चाहिए ना सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब काफ़ी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है वो ज़रा आप जज कर लो। अच्छा ये दो तो नहीं है। अच्छा 2s2 जो है वो भरा हुआ है, 3s2 भी भरा हुआ है, और इसका मतलब ये है कि ये फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल है 2s और 3s, तो उसमें से डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2s के इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के नज़दीक हैं तो उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी कंपेयर टू रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s। तो इसका मतलब है कि जो बोरॉन है, बोरॉन का सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसकी वैल्यू इन तीन में सबसे ज़्यादा होगी, बाकी तीन की कंपैरिजन में। आई मीन ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट है 82 नंबर। सोडियम जनरली डज नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 बिकॉज ऑफ इट्स। देखो बेटा, सोडियम का एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है अगर आप देखेंगे तो इट इज़ नियॉन 3s1, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अंदर से रिमूव किया जाए तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकम्स लाइक दैट ऑफ नियॉन। तो इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचता है तो दैट एक्चुअली रिजेंबल्स टू नियरेस्ट इनर्ट गैस। तो अभी इसमें से डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका मतलब है कि इसका सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी बहुत हाई हो जाएगी। अच्छा, हाई फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये बात एकदम गलत है क्योंकि सोडियम एक्चुअली हैपन्स टू बी इन ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये अल्कली मेटल का ग्रुप है एंड एज यू नो अल्कली मेटल्स दे एग्जिबिट एक्सट्रीमली लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इसकी वैल्यू हाई होगी, ये रीज़न को कंसिडर किया जा सकता है। बाकी के रीजंस भी एक बार पढ़ ले। लार्ज आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस नहीं, लार्ज नहीं एक्चुअली, जब प्लस चार्ज बनेगा तो सोडियम एटम जितना है ना उससे भी छोटा हो जाएगा Na+, तो ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ये सोडियम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो काफ़ी लो हो जाएगी। तो ये दोनों भी पॉइंट सही नहीं है, तो ऑप्शन बी बेंगलोर जो है दैट शुड बी द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 83 लेते हैं। विच एलिमेंट हैविंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैज़ द मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका मतलब है आपको काफ़ी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए होगा। 1s1 ये तो हाइड्रोजन की बात है, ये 3s1 ये सोडियम की बात है, हाइड्रोजन ये सोडियम, ये है अपना, अरे ये तो नियॉन है, और ये जो है वो क्या है बेटा, ये कार्बन है। अच्छा सीधी सी बात है यार, मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात है तो नियॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, राइट। ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है बिकॉज इट इज़ एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कन्फिग्रेशंस को आयनाइज करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो बाकी सबका कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है। तो बी जो है ऑप्शन बी नियॉन दैट शुड हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। चलिए 84 लेते हैं। Which of the following represents excited state of an atom? अच्छा, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम वो होता है कि जिसमें पैड, कोई ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन पैड है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर की कोई एम्प्टी शेल के अंदर चला जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात चल रही है 4s2 3d8, तो ये है फैकोनी 26, 27, 28, ठीक है। ये निकल के बारे में बात चल रही है। 4s2 3d1 ये स्कैंडियम के बारे में बात चल रही है। नहीं, ये एक्चुअली ग्राउंड स्टेट ही है, दोनों के कुछ एक्साइटेशन जैसा नहीं लग रहा है। अच्छा, ये 4s1 3d5, कुछ लोग फंस गए होंगे इसमें, एक्चुअली ये एक्साइटेड स्टेट नहीं है बेटा, बिकॉज यहाँ पे 4s1 3d5 STVC क्रोमियम है ये एक्चुअली। 3D का क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है तो इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन अपने आप ही 4s2 3d4 होने के बजाय 4s1 3d5 ही रहता है ग्राउंड स्टेट के अंदर। मतलब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो दिया हुआ है बेटा आपको, वो कौन से स्टेट में है, इट्स इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं है, तो चलो 3 ऑप्शन तो चले गए। अच्छा, यही है सही, देख लो ज़रा, 1s2 2s2 2p5 3s1, ऑलराइट। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, अफबाव का नियम एक्चुअली वायोलेट तो नहीं हो सकता, पर यहाँ पे ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन प्रोवाइड करके, नियॉन का बात है, नियॉन के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन दिया तो वो 3s में चला गया होगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है दैट वुड बी द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन ले ले। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विथ द हाइएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डैश।
सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इसमें किस में देखने को मिलेगी? जैसे ये है अपना एल्यूमिनियम, ये है अपना फॉस्फोरस, ये है अपना सिलिकॉन, और ये अपना एक्चुअली 3d10 मतलब जिंक तक हो गया। और उसके बाद ये कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन, ये निकोजन वाली सीरीज़ में ही होगा ऑलमोस्ट ना पी ऐसे। हाँ, तो ये आर्सेनिक है, आर्सेनिक ही है, ठीक है। ये 15 और 18 मतलब 33, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 33, ठीक है, ये आर्सेनिक है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पे सवाल पूछा था कि सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। एक काम करते, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बेटा इसको अरेंज कर दे तो आई थिंक जज करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है बेटा वो तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए जैसे जैसे रेडियस कम हो रहा है वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो कम होती है। तो यहाँ पे सब कुछ देखते हुए एक्चुअली फॉस्फोरस जो है वो जीतना चाहिए, फिर भी उसके थोड़े बहुत प्रोज एंड कॉन्स आप देख लो। अच्छा, 3p वाले ही एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन s में से निकालना है या ऐसा कुछ, तो फिर हम लोग पेनिट्रेशन पावर या ये सब फैक्टर्स के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। तो दैट्स वाई सबको देखते हुए हमको लग रहा है कि फॉस्फोरस जो है, क्योंकि उसमें 3p सब शेल आधा भी भरा हुआ है तो ये काफ़ी स्टेबल भी है, तो उसको आयनाइज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज़ न्यूट्रल। बेटा जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक होगा, ये भी एक्चुअली मेटलॉइड का ऑक्साइड है। न्यूट्रल इसमें एक्चुअली एक ही है, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बेटा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड, दूसरे भी सब एग्जांपल्स आपको पता है, N2O एट्सेट्रा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज़ मोस्ट लाइकली टू एग्जिस्ट, मोस्ट अनलाइकली टू एग्जिस्ट। कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, राइट, दैट इज़ द क्वेश्चन। चलिए तो लिथियम माइनस की बात करें सबसे पहले। अच्छा, लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो लिथियम के पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग बात करें तो ये है 1s2 2s1। बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p1। बेरिलियम के कन्फिग्रेशन की बात करें तो 1s2 2s2, और फ्लोरीन के कन्फिग्रेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p5, ठीक है बेटा। तो अभी एक एक इलेक्ट्रॉन इन सब में गेन करवाएं तो यहाँ पे पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन गेन करना, 2s1 से 2s2 बन जाएगा। यहाँ पे भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल हो सकता है, 2p1 से 2p2 बन जाएगा। अच्छा, बेरिलियम की बात करें इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज एक्चुअली 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेटा, फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन गेन करना यहाँ पे मुश्किल है। अगर फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने गया फ्लोरीन तो बहुत मस्त, वो तो गेन कर सकता है, ठीक है। वैसे भी फ्लोरीन सभी हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है, तो दैट्स वाई इसमें जो सबसे अनलाइकली है टू एग्जिस्ट दैट इज़ Be माइनस, इसके चांस सबसे कम है एग्जिस्ट होने के लिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 88 की बात करते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड तो एकदम यूनिफॉर्म ही है बेटा अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है। तो ये वाली ट्रेंड्स फॉलो होगी। चलिए तो इसके बारे में अगर बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस की बात है। तो बेटा आपको पता है कि इसमें कार्बन की कंपैरिजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बढ़ने वाला है। ग्रुप में एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो कार्बन की कंपैरिजन में सिलिकॉन की कम, नाइट्रोजन की कंपैरिजन में फॉस्फोरस की कम। चलो, तो ये तीन फैक्ट जो है, सिलिकॉन की कंपैरिजन में कार्बन की ज़्यादा होगी, कार्बन से नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, फॉस्फोरस से नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, ये तीन फैक्ट को कंसिडर करते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो ज़रा, देखो
सबसे पहले तो ये वाला जो केस है फर्स्ट वन वो गलत हो जाएगा, बिकॉज उसमें सिलिकॉन इज लेस देन कार्बन होना चाहिए, पर ये ट्रेंड यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है। अच्छा, सी वाले में सिलिकॉन इज लेस देन कार्बन फॉलो हो रहा है, कार्बन इज लेस देन नाइट्रोजन भी फॉलो हो रहा है, फॉस्फोरस इज लेस देन नाइट्रोजन भी फॉलो हो रहा है। सब तरीके से ठीक लग रहा है, हालांकि दूसरे दो भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन से ज़्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज़्यादा कार्बन, और फॉस्फोरस का नाइट्रोजन से ज़्यादा दिखा रहा है। नो, फॉस्फोरस का नाइट्रोजन से ज़्यादा नहीं होगा, नाइट्रोजन एक्चुअली इससे ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरे ट्रेंड्स ज़रा देखिए। अच्छा, इसमें कार्बन नाइट्रोजन वाला ट्रेंड वायलेट हो गया डी ऑप्शन में, क्योंकि ये ऐसा दिखा रहा है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बट एज वी नो कि कार्बन की कंपैरिजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो सभी फैक्ट को ध्यान में लेते हुए ऑप्शन सी शुड बी द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 89, एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय डैश। बेटा आपको पता है ऐसे तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाते हुए इन अ पीरियड इट ऑलवेज डिक्रीजेस, बट एक्चुअली इनर्ट गैस की जब बात करते हैं तो उसमें कोवेलेंट रेडियस नहीं पर वांडरवाल रेडियस कंसीडर किया जाता है। तो दैट्स वाई फ्लोरीन की कंपैरिजन में नियॉन की जो रेडियस होगी उसका डेटा बड़ा आएगा, मतलब कि नियॉन इज़ बिगर एटम देन फ्लोरीन व्हेन इट कम्स टू रेडियस। तो ये डेटा को अगर वेरीफाई करो ये फैक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे फ्लोरीन का रेडियस, ये नियॉन का रेडियस, हर तरीके से देखते हुए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है बेटा। फॉर ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं निकोजेंस जिसको बोलते हैं। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा बेटा इसमें गड़बड़ है, एक्चुअली ये इनर्ट पैर इफेक्ट की बात कर रहा है। टॉप टू बॉटम जाते हुए ग्रुप 15 के अंदर +5 की स्टेबिलिटी कम होती है, तो ये तो एक्चुअली ज़्यादा हो रही है ऐसा बोल रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। Elements of group 16 have lower ionization enthalpy value compared to those of group 15 in the corresponding period। अच्छा, इसमें एक्चुअली ग्रुप 15 वाले जो एलिमेंट्स हैं निकोजेंस, इसकी कंपैरिजन में ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी कम होगी, बिकॉज अगर आप देखो ग्रुप 15 के एलिमेंट मतलब नाइट्रोजन और इसके फैमिली के एलिमेंट्स, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये NS2NP3 है, ये NS2NP4 कॉन्फ़िगरेशन आपको ग्रुप 16 के अंदर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेटा क्या दिख रहा है, ये हाफ फिल्ड है तो इसकी वजह से काफ़ी स्टेबल होगा। तो अगर यहाँ पे मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करता हूँ तो डेफिनेटली इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ग्रुप 15 की ज़्यादा होगी ग्रुप 16 की कंपैरिजन में। ठीक है, पर ये जो है वो बोल रहा है कि ग्रुप 16 हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू दोज ऑफ 15। ठीक है, तो 16 की कम है और 15 की ज़्यादा है, तो ये सही स्टेटमेंट है। अच्छा, सी वाला देखो, ग्रुप 13 एलिमेंट्स ऑल आर मेटल्स, नहीं, ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट्स जो है वो मेटल नहीं होते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, निकाल वाला, तो इसमें एक्चुअली सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो मेटल नहीं है, क्योंकि बोरॉन जो है वो नॉन मेटल हो गया। अच्छा, ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 आर गैसेज, नहीं बेटा, एक्चुअली सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप 17 के गैस नहीं होते। ग्रुप 17 के अंदर हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन गैस है, बाकी ब्रोमीन तो लिक्विड होता है, और उसके नीचे जाओगे तो सॉलिड मिलेगा आयोडीन ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी जो है, बी बेंगलोर इज़ द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 91 लेते हैं बेटा। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद द गिवन एटॉमिक नंबर इज एक्सपेक्टेड टू हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, खाली सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स की बात है, मतलब दे शुड बी बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। ठीक है, अच्छा, इसमें दोनों के बीच में 32 का डिफरेंस है, इसमें 18 का डिफरेंस है, इसमें 16 का डिफरेंस है और इसमें 1 का डिफरेंस है। जो 1 का डिफरेंस है वो एलिमेंट्स तो जस्ट आजू बाजू में है, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होने से रही। 16 वाले सेम ग्रुप में होंगे नहीं, 18 वाले हो सकते हैं, 32 वाले हो सकते हैं, लेकिन अच्छा ये अगर देखा जाए तो 28 जो है बेटा, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, फैकोनी, मतलब ये निकल है, कॉपर जिंक, तो निकल का एक्चुअली बात करें तो ये डी ब्लॉक का हो गया,
और ये एटॉमिक नंबर 10 जो है ये तो इनर्ट गैस हो गया, तो डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टी में भी कोई सिमिलरिटी नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो ये 40 और 72 वाले जो हैं वो हमारा एक ही चॉइस बचता है, दैट शुड बी द आंसर। ठीक है, चलिए 92 लेते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। चलो इनकरेक्ट वाला ध्यान में लेना है। हाँ, विच वन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पे नज़र रखना। ओके, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ये बात तो सही है, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव फ्रॉम 3s और एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन को 3p में से निकालना है, तो ऑफकोर्स 3s में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो एल्यूमिनियम का कम होगा, ये बात तो सही है। पर एक्चुअली हमको इनकरेक्ट पूछा है, ये करेक्ट है, ये आंसर नहीं है। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन देखो, द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। ऑलराइट, चलो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो Mg प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा बेटा 3s1, नियॉन 3s1, और सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। अच्छा, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम की अगर मैं बात करूँ, इसमें से अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हो तो ये तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो सोडियम का जो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो काफ़ी हाई होगी, और अच्छा, और मैग्नीशियम की कम होगी। अच्छा, ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात है, तो इसमें सोडियम की मतलब में सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए, पर यहाँ पे उल्टा लिखा है कि मैग्नीशियम की ज़्यादा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट ही चाहिए था हमको, ऑप्शन बी सीम्स करेक्ट। बाकी के दो ऑप्शन भी देखो, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज़ लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, तो ठीक है ना, ये तो सोडियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम ही होगा, डेफिनेटली आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट जाते हुए एक पीरियड के अंदर बढ़ता है, तो ये तो सही है। और थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग बेटा रिमूव कर देते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू बहुत ही हाई आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट वाला एक ही है, दैट इज़ ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। अच्छा, इसमें आयनिक रेडियस सबसे बड़ा कौन सा है ये पूछा है। चलो सबसे पहली बात कि ये दोनों को तो बी और सी को तो ऐसे ही हम लोग हटा देते हैं। वाई? बिकॉज इसके अंदर एक ही शेल है बेटा। अगर लिथियम प्लस के कन्फिग्रेशन की मैं बात करता हूँ तो दिस इज़ गोइंग टू बी 1s2, और बोरॉन 3+ की बात करें तो ये भी 1s2। अच्छा, O- की अगर O2- की बात करें तो ये है 2s2 2p6, और ये F- की बात करें तो ये भी है 2s2 2p6। ठीक है, ये दोनों का कन्फिग्रेशन सिमिलर है। अच्छा, तो इसके अंदर तो आप समझ सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो डेफिनेटली O2- जो है माइनस चार्ज बढ़ गया तो रेडियस ज़्यादा होगा, तो लार्जेस्ट आयनिक रेडियस इसमें किस में देखने को मिलेगा, तो दैट इज़ गोइंग टू बी O2-। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The amount of energy released on addition of an electron in the outermost shell of an atom, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसके लिए 2 वर्ड है, हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ΔHEG, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से दिखाया जा सकता है। ऑप्शंस जरा चेक करिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, हो गया होगा आप सभी का ठीक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us talk about number 95. In which of the following pair both species are isoelectronic but the first one is large in size than the second? ठीक है, पहले तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होनी चाहिए, तो अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं है तो उसको पहले रूल आउट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा देखिए, ये नाइट्राइड आयन और P3+ की अगर मैं बात करूँ तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, S2- O2- भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अच्छा, ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये दोनों भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें हम लोग को आयनिक रेडियस कंपेयर करना था। फर्स्ट वन लार्ज होनी चाहिए, सेकंड वन स्मॉल होनी चाहिए। ऑफ कोर्स देखो, यहाँ पे F- माइनस चार्ज है, यहाँ पे Na+ है, तो ये Na+ का रेडियस जो है वो कम होगा और F- का रेडियस ज़्यादा होगा, तो ये फर्स्ट वन लार्ज है।
अच्छा, इसमें -2 हो गया बेटा। -2 होने का मतलब ये है कि इसका रेडियस थोड़ा बड़ा होगा इसकी कंपैरिजन में, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी एक्चुअली इज़ द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो 96 लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द गिवन एलिमेंट्स। ठीक है, चलो फॉस्फरस, ब्रोमीन, कार्बन एंड एस्टेटीन की बात चल रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि ब्रोमीन और एस्टेटीन जो है, दिस आर द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन आएगा। अच्छा, और फिर कार्बन और फॉस्फरस की बात करें तो जैसे कार्बन यहाँ पे हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो कार्बन, इसके नीचे आएगा फॉस्फरस, फिर ये ब्रोमीन और एस्टेटीन। अच्छा, ब्रोमीन एस्टेटीन का ट्रेंड एकदम सीधा ही है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंपैरिजन में, ब्रोमीन की कंपैरिजन में एस्टेटीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, तो एस्टेटीन की काफ़ी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ब्रोमीन की कंपैरिजन में कम। देखो यहाँ पे एस्टेटीन की ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ब्रोमीन की कंपैरिजन में एस्टेटीन की कम, सी में है। यहाँ पे ब्रोमीन की ज़्यादा दिखा रहा है और एस्टेटीन की कम, यहाँ पे ब्रोमीन की ज़्यादा, एस्टेटीन की कम। ठीक है, तो ये ब्रोमीन और एस्टेटीन वाला ट्रेंड यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। अच्छा, कार्बन की कंपैरिजन पे नाइट्रोजन की बात करें तो ऑफकोर्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इसको यहाँ पे अगर ग्रुप में देखें तो ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कार्बन और फॉस्फरस की वैसे तो वैल्यूज़ भी हमको पता है, तो उसके बेसिस पे भी हम उसको जज कर सकते हैं। इसका 4 है, इसका 3.5, इसका 3 है और इसका 2.5 है। अच्छा, फॉस्फरस वाला जो अपना पीरियड है, पीरियड 3, इसके लिए अगर बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन के अंदर, तो ये 0.9, ये 1.2, ये 1.5, ये 1.8, ये 2.1। तो ये 2.1 है, ये 2.5 है। तो उसका मतलब है बेटा फॉस्फरस की कंपैरिजन में कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो फॉस्फरस की कंपैरिजन में कार्बन की ज़्यादा, देखो यहाँ पे ये ट्रेंड नहीं हुआ फॉलो। अच्छा, कार्बन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए फॉस्फरस से, ये ट्रेंड यहाँ पे भी फॉलो नहीं हुआ। चलिए, ये ब्रोमीन एस्टेटीन वाला ट्रेंड और कार्बन और फॉस्फरस वाला ट्रेंड, दोनों ट्रेंड यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज़ द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर पे आ जाए। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट 5 एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड। अच्छा, सेकंड पीरियड में बेटा अगर आपको पता है तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक सीक्वेंस में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। एक सीक्वेंस में फ़र्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। बोरॉन में हम लोग क्योंकि पी सबशेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू थोड़ी कम होगी। बेरिलियम में क्योंकि एस में से निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। ये हाफ फील्ड है तो इसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अगर इसको हम लोग सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, फ्लोरीन, ये टाइप का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस बनेगा। चलो, तो ये हिसाब से, अच्छा लिथियम तो है ही नहीं इसमें, तो सबसे पहले हम लोग के पास फ्लोरीन का वैल्यू मैक्सिमम है और बोरॉन का सबसे कम है। फ्लोरीन का वैल्यू मैक्सिमम और बोरॉन का सबसे कम। अच्छा, तो ये जो चीज़ है ना बेटा वो इसी में फॉलो हो रही है। देखो, फ्लोरीन, फिर से कम नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन नहीं दिया, कार्बन, फिर कार्बन से कम बेरिलियम और सबसे कम बोरॉन। ठीक है, हर चीज़ को देखते हुए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119। अच्छा, ये IUPAC नेम में आपको पता है कि 1 का मतलब होता है अन और 9 को हम लोग लिखते हैं एन करके। तो ये अन एनियम, दैट शुड बी द नेम, अन एनियम। ठीक है, अनिल एनियम की बात करें तो ये 109 है। अन अनियम की बात करें तो ये 111 है। अन ऑक्टियम की बात करें तो 118 है और ये अन एनियम 119। तो 119 के लिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट विथ लीड, सिलिकॉन, कार्बन एंड टिन। ठीक है, अच्छा ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं,
कौन, सी, गीता, स्नेहा, प्रभा। ऑलराइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे वैसे कम होती जाती है। तो सबसे हाईएस्ट ऑफ कोर्स कार्बन के लिए हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन ले लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा ठीक है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन जो है वो कार्बन के नीचे होगा। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो यूजुअल ट्रेंड फॉलो होता है बेटा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये कम हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। तो सबसे कम सिलिकॉन की है और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है। सबसे कम सिलिकॉन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, सबसे कम सिलिकॉन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। देखो, सिलिकॉन, उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। ठीक है, हर एक फैक्टर्स को ध्यान में लेते हुए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो वी आर डन, 100 के 100 हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।